जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी मेरे भाई लाइव आ जाएं और आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी लोग तैयार रहें उत्तर बताने के लिए। दोस्तों एमपी जेल प्रहरी में हिंदी 20 नंबर की पूछी जाती है और आप 20 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 20 नंबर के लिए आज के वीडियो में हम 40 प्रश्नों का चयन करेंगे। 40 प्रश्नों में से आपके कितने नंबर आते हैं आपको जरूर बताना है लास्ट में, और सभी लोग अपने अपना आकलन भी करते जाना कि कितनी हिंदी आपसे बन रही है, ठीक है। रोज सेशन होता है दोस्तों हिंदी का आपका, है ना, और 3:20 पर। तो सभी लोग तैयार हैं आज का टेस्ट देने के लिए? तो कमेंट में जल्दी से बता दें कि सर हम तैयार हैं और आज हम हिंदी फटाफट से उत्तर बताएंगे, ठीक है। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, जो भी साथी न्यू हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है, और टेलीग्राम में आपको जरूर जुड़ना है दोस्तों। आपको सर्च करना है एमपी जेल प्रहरी टेलीग्राम में, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9098609291, ठीक है। तो अब व्हाट्सअप ग्रुप से टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ना है। आज का आपका पहला प्रश्न जो आपको बताना है कि वृंदावन लाल वर्मा हैं तो क्या है दोस्तों? ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं, जासूसी उपन्यासकार हैं, या फिर पौराणिक उपन्यासकार हैं। इन चार में से बताना है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जो वृंदावन लाल वर्मा हैं इनका एक उपन्यास है दोस्तों मृगनयनी। आपसे अगर कभी पूछा जाए कि मृगनयनी उपन्यास किसका है तो आप बता देना वृंदावन लाल वर्मा का है, ठीक है। और ये कैसे उपन्यासकार माने जाते हैं दोस्तों, अगर आपसे बन रहा है तो उत्तर जरूर बताएंगे। और ऐतिहासिक उपन्यासकार यानी कि जो आपका 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उषा जी बिल्कुल आपका हैप्पी बर्थडे है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैप्पी बर्थडे की, है ना। और वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं दोस्तों। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार की अगर बात होती है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि निम्न में से बताइए मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार कौन है, तो आप बता देना दोस्तों जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार माने जाते हैं। दूसरा दोस्तों ईलाचंद्र जोशी माने जाते हैं, ठीक है, ये माने जाते हैं। अज्ञे जी माने जाते हैं, अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे का नाम आपने सुना होगा। और डॉक्टर देवराज, ये 4 माने जाते हैं दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार, ठीक है। इनको याद रखेंगे आप, जैनेन्द्र कुमार, ईलाचंद्र जोशी, अज्ञे और डॉक्टर देवराज, ये मनोविश्लेषणात्मक माने जाते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासकार आपके वृंदावन लाल वर्मा माने जाते हैं, ठीक है। जासूसी उपन्यासकार दोस्तों गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। तो ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आप सभी क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है मेवाती बोली आती है तो किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों आपको चयन करके बताना है, मैं बोलियों से भी आपके आएंगे, ठीक है। ये आपकी 40 मिनट की कक्षा होगी, इसको आपको पूरा देखना है। और मेवाती की जब बात होती है दोस्तों तो मैं आपसे बताता हूं कि जो हमारी हिंदी का उद्भव हुआ वो अपभ्रंश रूप से हुआ, अपभ्रंश के अबहट्ट रूप से हुआ, ठीक है। और अपभ्रंश की विभिन्न अवस्थाओं से दोस्तों हिंदी की बोलियों का उदय माना जाता है, ठीक है। अपभ्रंश की विभिन्न अवस्थाओं से अगर हम बात करें कि जो हमारी खड़ी बोली है, जो हमारी मानक भाषा मानी जाती है खड़ी बोली, वो दोस्तों आपकी पश्चिमी हिंदी से निकली है। कैसे निकली है? पश्चिमी हिंदी से निकली है। और दोस्तों आपको पता होगा कि ये पश्चिमी हिंदी निकली है सौरसेनी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से। इनको याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर मेवाती बोली पूछी गई आपसे, तो ये मेवाती बोली जो है दोस्तों ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है और ये उत्तरी राजस्थानी कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तरी राजस्थानी। और 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत एक कोड आपको लिखना है। पूर्वी हिंदी अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट्स करते जाओ। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं तो आप नोट करो। अब छत्तीसगढ़ी, आ ओ बा, अब छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी कर दो, नोट करो जल्दी से। पूर्वी हिंदी की जो बोलियां आती हैं, कोड है आपकी, ट्रैक है अब छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो आ से हो जाएगा अवधी, बा से हो जाएगा बघेली, और छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां जो हैं आती हैं काय के अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ये कोड हो गया आपका अब छत्तीसगढ़ी, इसको नोट कर लिया आपने। फिर आता है दोस्तों बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है कौन सी? मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये आपकी आती है दोस्तों काय के अंतर्गत? बिहारी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। और जो बिहारी हिंदी है दोस्तों ये मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। मागधी अपभ्रंश से इसका उद्भव माना जाता है।
है ना, ये भी आपको याद रख लेना। मैं आपको बता दे रहा हूं मागधी। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सी मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा मानी जाती है, तो आप मागधी का भी कोड लिख लो। मागधी से जो निकली थी दोस्तों, वो निकली थी आपका कि बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में। बिहारी का बंगला, बंगला यहां पर बंगला उड़ा असमिया में, असमिया में, ठीक है। तो इसको याद रख लेंगे, बिहारी से बिहारी हिंदी, बंगला से बंगला, है ना, उड़ा से उड़िया और असमिया में तो असमिया। ये 4 भाषाएं थी जो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई और उन्हीं में से बिहारी हिंदी थी। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी जो आती हैं वो आती हैं दोस्तों कौन कौन सी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, इनको याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो राजस्थानी हिंदी है ये दोस्तों आपकी सौरसैनी अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ था। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ठीक है, इनका याद रखेंगे। यानी 3 नंबर यहां पर जो आपका मेवाती पूछा गया तो ये राजस्थानी हिंदी हो जाएगा। यानी कि जो बोलियां हैं इनसे आपको लिखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपको, पंडिताई शब्द में प्रत्यय है तो वो कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर पूछेंगे, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। उत्तर बताना है, पंडिताई शब्द में प्रत्यय है ई का, आई का, ताई का या फिर इताई का, इन 4 में से चयन करना है। उत्तर बताए सभी लोग। आप लोग क्या करते हैं, बातें बहुत करते हैं, है ना। जब उत्तर आपसे पूछा जाता है तो आप उत्तर जरूर बताया करें, ठीक है। और यहां पर पंडिताई पूछा गया तो पंडिताई में कौन सा प्रत्यय हो जाता है। जब आपसे प्रत्यय पूछा जाता है तो आपने तद्धित प्रत्यय पढ़े होंगे, है ना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कृदंत प्रत्यय पढ़े हैं और स्त्री प्रत्यय पढ़े होंगे। और यहां पर जो पंडित धन आई, पंडित धन आई यानी बी नंबर सही हो जाता है, ठीक है। और प्रत्यय जो लगता है वो शब्द के अंत में लगता है, शब्द के बाद में लगता है, ठीक है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अंदर है प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है, यथा स्थान पद में कौन सा समास है। अब समास बताना है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 में, यथा स्थान, तो यथा यहां पर आया है दोस्तों, यथा आया है और यथा क्या है, अव्यय है ना। यथा ऐसा है दोस्तों जो लिंग वचन किसी भी स्थिति में इसका क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, काय का, यथा का। तो यथा यहां पर आ गया। मैं आपको अव्ययी भाव समास की परिभाषा बताता हूं कि जिसका प्रथम पद अव्यय हो वो कहलाता है दोस्तों अव्ययी भाव समास। तो यहां पर यथा आया और यथा अव्यय है तो आप अव्ययी भाव समास लगा लेना। और संख्यावाची द्विगु होता है, जैसे आपसे पूछा जाता पंचवटी में कौन सा समास है तो आप बता देते कौन सा, द्विगु समास है ना, क्योंकि इसमें 5 बटों का समूह आ जाता, 5 वृक्षों का समूह आ जाता। कर्मधारा समाज में विशेषण विशिष्ट होता है। मैं अगर आपसे पूछता दोस्तों नील कमल में कौन सा समास है तो आप बता देते कि नीला है जो कमल। यानी कि दोस्तों पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, नीला है। और मैं आपसे पूछा काली मिर्च में कौन सा समास है तब भी आप बता देते कर्मधाराय समास, ठीक है। तो नील कमल में आपका कर्मधाराय हो जाता। और मैं आपसे कहता कि माता पिता में कौन सा समास है तो आप बता देते द्वंद्व समास। तो ये चारों समास यहां से क्लियर हो जाते हैं, अव्ययी भाव समास, द्विगु, कर्मधाराय और द्वंद्व समास। और यहां पर आपका यथा स्थान में अव्ययी भाव समास है जो आपको याद रखना है, ठीक है, अव्ययी भाव। अब अगला बताना पक्षी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों, पक्षी, द्विज, पक्षी को क्या कहा जाता है वो चीज बतानी, द्विज, खग, अंडज या फिर उक्त सभी। 4 विकल्प हैं, 5 का उत्तर बताना है। जो सबसे पहले बताएगा उसी का नाम लिया जाएगा। और किसी की जो भी समस्या हो, जो भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, वो क्लास के लास्ट में 5 मिनट आपको दिए जाते हैं। 5 मिनट में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट लगता है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और पक्षी शब्द को, पक्षी को और क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता है पक्षी को द्विज कहा जाता है, ठीक है, खग कहा जाता है, अंडज भी कहा जाता है। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उक्त सभी। उक्त सभी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये याद रखना। 5 का उत्तर उक्त सभी, यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, उक्त सभी वाला। अगला है स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी बेहंग विचार, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिन न मार। तो यहां पर 6 का उत्तर बताना है। यहां पर कौन सा अलंकार है दोस्तों, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी बेहंग विचारी,
यहां पर आपको अलंकार, अलंकार का वीडियो आपने नहीं देखा होगा, हमें पता है, क्योंकि आप लोग देखते कहां हैं, आप लोग तो सिर्फ मस्ती करने आते हैं। और यहां पर अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, विहंग विचारी पराय, विहंग विचार बाज पराये पानी परी, तू पंचिन्ना मारी। ये दोस्तों यहां पर अन्योक्ति अलंकार हो जाता है, जहां पर अन्य के लिए कोई युक्ति कही जाती है वहां पर अन्योक्ति, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट आपको बताना है शशि का विलोम शब्द क्या है, यानी कि 7 का उत्तर बताना है। तरणी, दिवस, तारे या फिर गगन, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर बताना है। दोस्तों जितने भी साथी बात कर रहे हैं पुलिस एग्जाम की या चौहान सर की, तो हम लोगों का एक पूरा ग्रुप है, जितने भी यूट्यूबर हैं हम लोग सभी का ग्रुप है, सभी की बात होती है, चर्चा होती है ना। पुलिस एग्जाम के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसमें मैं सभी के साथ हूं, है ना। तो अब आगे अपन पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आपका शशि का विलोम आपको बताना है, 7 का उत्तर बताना है। और शशि का विलोम आपका तरणी है ना, यानी कि जो आपका ए नंबर है वो सही हो जाएगा। दोस्तों तरणी मतलब होता है सूर्य, तरणी मतलब क्या होता है, सूर्य, और शशि मतलब होता है चंद्रमा। तो शशि का विलोम होता है तरणी, है ना, इसको याद रख लेंगे। तरणी 2 प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, इस प्रकार से, ये ता रा, और इसमें बड़ी की मात्रा अगर लगी हो तो इसका मतलब होता है नाव। ममता एमसी जी, अगर बड़ी की मात्रा लग जाए तो इसका सही अर्थ होता है नाव, और छोटे ई की लग जाए तो इसका अर्थ होता है सूर्य। तो तरणी और तरणी में अंतर होता है, इसको आप लोग समझ लेना, तरणी और तरणी, है ना। तो यहां पर जो तरणी है ये सूर्य और ये शशि, तो शशि का हो जाता है क्या, सूर्य, इसको याद रखेंगे। ठीक है, गोपियां यहीं श्री कृष्ण से मिला करती थी। वाक्य है स्थान बोधक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, दिशा बोधक संरचना या फिर विधि सूचक संरचना। तो गोपियां यहीं श्री कृष्ण से मिला करती थी, ये वाक्य कैसा माना जाता है, यहां मिला करती थी। यहां वाक्य को थोड़ा सा जोर दे के पढ़ना है कि गोपियां श्री कृष्ण से मिला करती थी। यहीं, यहीं मतलब किसी स्थान की बात हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थान बोधक, स्थान बोधक संरचना यहीं हो रही, मतलब स्थान की बात हो रही है। तो आपका जो ए नंबर है वो आपका सही हो जाएगा, गोपियां ही श्री कृष्ण से मिला करती थी, स्थान बोधक हो जाएगा। निष्कपट में कौन सी संधि है दोस्तों, निष्कपट, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन या फिर विसर्ग संधि, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर लिखना है आपको। हाँ, इससे एमपीएसआई में भी ऐसा ही पैटर्न पूछा जाता है। और निष्का हो जाएगा दोस्तों आपका नेह धन कपट, नेह धन कपट बराबर क्या होगा, निष्कपट। और यहां पर आपका विसर्ग आ गया, है ना, तो विसर्ग आ गया तो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपको बताना है रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है तो कौन सी है। रतलाम के बारे में बताना, ये 4 विकल्प हैं। और दोस्तों मैंने रतलाम के बारे में कई बार बताया है कि जो रतलाम है, यहां पर दोस्तों सैलाना अभ्यारण्य है। मैं जब जीके पढ़ाता हूं आपको रात में, तो रतलाम में बताता हूं कि सैलाना अभ्यारण्य है, अंगूर अनुसंधान केंद्र है। लेकिन यहां पर रतलाम जिले में बोली जाने वाली बोली की बात हो रही है, यानी कि जो रतलाम है, यहां पर सिर्फ इतनी चीजें आपको कॉमन सेंस लगानी है कि रतलाम काय में आता है, मालवा में, रतलाम काय में आता है, मालवा में आता है। ठीक है, तो यहां पर कौन सी बोली बोली जाएगी, मालवी। अब आप लोग यही तो नहीं समझते, पहले जिलों को अपन ने देख लिया कि कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, कौन सा मालवा क्षेत्र में आता है, कौन सा रीवा पन्ना के पठार में आता है। इनको थोड़ा सा आप समझो। अगर आपको पता होता कि रतलाम मालवा में आता है तो आप बता देते कि यहां पर मालवी बोली बोली जाती, यानी कि यहां पर मालवी आपका सही हो जाएगा। रतलाम, उज्जैन, यहां पर दोस्तों मालवी मालवा में आते हैं, इसलिए यहां मालवी में। और मालवी आपको पता है, ये मालवी राजस्थानी हिंदी की बोली मानी जाती है। मालवी, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, ये राजस्थानी की हैं दोस्तों। ठीक है, और यहां पर नदी शब्द का अर्थ नहीं है, ये बताना है। तटनी, स्रोतवाहिनी, निर्झर या फिर सरित, नदी के हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, एग्जाम कोई भी हो, नदी के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, कमल के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, जल के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, है ना, ब्रह्मा के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन पर्यायवाची पूछे जाते हैं हमेशा। और नदी शब्द का जो अर्थ नहीं है पूछा तो नदी को तटनी कहते हैं, स्रोत स्वती कहते हैं, है ना, निर्झर
निर्झर मतलब ये नहीं हो जाएगा, निर्झर नहीं कहते, सरिता सरित ये कहा जाता है। तो आपका जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्झर। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, नेबुला का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है? आदर्शात्मकता होता है, निहारिका होता है, अमिश्रित होता है, या फिर तट संबंधी। दोस्तों आपने पढ़े होंगे काय में, साइंस में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? मंदाकिनी, आकाशगंगा, नेबुला, निहारिका, ये सभी आपने पढ़े होंगे भूगोल में, है ना, भूगोल में पढ़े हैं। और नेबुला का हिंदी पारिभाषिक जो शब्द होता है वो होता है निहारिका। निहारिका यानी कि जो 2 नंबर है, बी नंबर है, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और अगला शब्द है, आपका प्रश्न है, ऋण शब्द कैसा है दोस्तों? ऋण तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या फिर संकर है? मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों कि तत्सम शब्द वो कहलाते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, फिर तद्भव की बात आती है तो तद्भव शब्द वो हैं जो आए तो संस्कृत से हैं लेकिन हिंदी में आके उनका रूप क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, तो वो तद्भव हो गए, है ना। फिर दोस्तों आता है देशज। देशज यानी कि अपनी देसी भाषा में जो उत्पन्न हुए हैं वो देशज कहलाते हैं। और संकर शब्द यानी कि दोस्तों 2 भाषाओं का जो मिश्रित होता है वो होता है संकर शब्द, है ना। तो यहां पर जो ऋण शब्द है, ऋण, ये आपका तत्सम है। तत्सम यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। और अब आपको बताना है, अब तब करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अब तब यानी कि आजकल करना, टाल मटोल करना, बहाना करना, या फिर उक्त सभी, क्या हो जाएगा? अपन बोलते ना कि यार वो तो अब तब कर रहा है, मैंने उसको 5,000 रुपए दे दिए थे और वो अब तब कर रहा है। तो अब तब करना मतलब आजकल करना भी होता है, टाल मटोल करना भी होता है, बहाना करना भी होता है ना। तो आपका अब तब करना यानी उक्त सभी, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका सही है दोस्तों। अगला है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी? आपको पता है दोस्तों कि जब मध्य प्रदेश की बात होती है तो मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है कौन सा? ग्वालियर अखबार। ग्वालियर अखबार ये दोस्तों ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था और ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ये मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा मालवा अखबार। ठीक है, जो कि इंदौर से प्रकाशित हुआ था। और मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका का जो नाम है वो है समागम। क्या नाम है दोस्तों? समागम। और 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ज्ञान मंडल बृहत हिंदी कोश में लगभग दोस्तों 1,50,000 शब्द हैं। ये आपको बताना है किस प्रकार का वाक्य है। ज्ञान मंडल बृहत हिंदी कोश में 1,50,000 शब्द हैं। ये आज्ञा सूचक वाक्य होगा, इच्छा सूचक हो जाएगा, विधानवाचक हो जाएगा, या संकेतार्थक हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कोई संकेत नहीं दिया गया तो ये कट गया आपका, इसमें कोई आज्ञा नहीं दी गया तो ये भी कट गई, है ना। अब इच्छावाचक और विधानवाचक 2 चीजें आपको होती हैं और 2 चीजें में आपका यहां पर इच्छा से आप नहीं कर रहे। आप बोलते हो कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप इच्छा से बोलते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर तो एक बात कही गई है जो विधान है, जो विदित है ना, वो कही गई है कि ज्ञान मंडल बृहत कोश में 1,50,000 शब्द हैं। तो ये आपका विधानवाचक वाक्य हो जाएगा, यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा पकड़ हिंदी में आप बनती जाएगी। विलोम शब्द युग में नहीं है तो कौन सा नहीं है? मुक्ति का विमुक्ति, पूर्वान का अपराह्न, सरल का जटिल, नीरव का ध्वनि। अब विलोम शब्द युग में नहीं है बताना है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं माना जाता? तो आपने विलोम शब्द पढ़े हैं दोस्तों, पहली कक्षा से ही विलोम चालू हो गया था आपका, और आपका यहां पर सही होगा मुक्ति का विमुक्ति। मुक्ति का विमुक्ति ये दोस्तों आपका विलोम शब्द नहीं होता, यानी कि आपका जो 1 नंबर है अंश जी, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। पूर्वान का अपरवान ये है, सरल का जटिल है, नीरव का ध्वनि भी है, ये तीनों तो सही हैं। फिर आपने देखा कि मुक्ति का विमुक्ति ये विलोम नहीं है एक दूसरे के, यानी आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब आपको दोस्तों शुद्ध वाक्य बताना है। देखो जो पर्यायवाची हैं, जो विलोम है, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती।
इनको आपको अभ्यास करना है। जितना आप पढ़ोगे उतने ज्यादा आपको क्लियर होंगे शब्द, उतनी ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर किया करें। शुद्ध वाक्य बताना है। अब कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है। मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं। उसके अंदर कई दोष हैं। आकाश बहुत उच्च है। तो आपको बताना है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। और आपको पता होगा दोस्तों कि यहां पर आ गया क्या, सबसे, है ना, और यहां पर आ गया दोस्तों, ठीक है। और ये मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं। ये 2 नंबर जो है वो आपका सही हो जाता है। 2 नंबर आपका सही हो जाता है। बी नंबर जिनने बताया है बी आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर मधुरतम की अगर बात हो, मधुरतम, तो मधुरतम दोस्तों सबसे मधुर ही होता है। मधुर और मधुरतम, यानी कि मधुरतम होता है श्रेष्ठ। अपन बोलते ना मधुर, और मधुर का जब श्रेष्ठ हो जाता है तो उसे मधुरतम कहते हैं। और यहां पर सबसे लगाने की कोई जरूरत थी नहीं, है ना। तो ये भी आपका वाक्य गलत हो जाता है और 2 नंबर आपका सही हो जाता है, ठीक है। 2 नंबर, ये सबसे मधुरतम नहीं आता बेटा, 1 नंबर नहीं आता, क्योंकि मधुरतम होता ही सबसे श्रेष्ठ है ना। मधुर का श्रेष्ठ जो बनता है वो मधुरतम बनता है, ठीक है। और आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। उपर्युक्त, आह्लाद, उन्नति या फिर कृत्यकृत, कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर सबसे पहले कौन बताता है उसका देख लेते हैं। कौन बता रहा है सबसे पहले 19 का शुद्ध शब्द कौन सा है। और शुद्ध शब्द किसी ने अभी तक नहीं बताया। और आपका जो ना तो आह्लाद है ना उन्नति है ना। संध्या जी साहू बिल्कुल सही है आपका। प्रेम सिंह जी, उपर्युक्त आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। उपर्युक्त ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये शुद्ध शब्द माना जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बताने वाले 2 ऐसे अपने स्टूडेंट होंगे जिनका मैं नाम लूंगा, ठीक है। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है तो कौन सा नहीं है। समुच्चरित और भिन्नार्थक ये शब्द युग में नहीं है तो कौन सा। सुत, सूत, सुवन, सुमन, सुर, सूर, सदा, सर्वता। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द बताना है तो कौन सा नहीं है आपका। देखो सुत, सूत ये समुच्चारित हैं। सुवन, सुमन ये भी समुच्चारित हैं। सुर, सूर ये भी समुच्चारित हैं। सदा और सर्वदा ये आपका समुच्चारित नहीं होगा। यानी कि 4 नंबर आपका 20 का जो उत्तर बताया है वो कौन बताता है। सबसे पहले 20 का चयन करें सभी लोग और उत्तर बताएं। और दोस्तों आपका जो 4 नंबर है वो तो आपका सही हो ही जाएगा। गीतांजलि, है ना, और विक्रम लोधी जी, बहुत बढ़िया, आपके आंसर बिल्कुल सही है। फिर आपको बताना है नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 1, निकाय, नीलाभ, निष्काम या फिर निकाय। 4 विकल्प में से चयन करना है हमें, है ना। और उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो नी उपसर्ग पूछा गया है पिंकी मीना जी। और उपसर्ग आपको पता है कि शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, है ना, उपसर्ग, और शब्द के अंत में लगते हैं प्रत्यय, ठीक है। ये तो आपको पता है। तो आपको दोस्तों यहां पर हो जाएगा क्या कि ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा और आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, ठीक है। 4 नंबर जितेंद्र यादव जी, आशीष जी, 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपको बताना है अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ क्या है। प्रश्न क्रमांक 2 में अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। और सौरभ सक्सेना जी, प्रश्न क्रमांक 2 का अंगूर खट्टे होना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 विकल्प है हमारे सामने। मृत्यु निकट आना, कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना, एक ही स्थान पर पड़े रहना या फिर देने से साफ मना कर देना। तो इसमें से हमने चयन किया है। और अमृता गौतम 2 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना। ये आपका अंगूर खट्टे होना, है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। प्रतीक्षा जी, नेक्स्ट बताना है यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। यथावत हमने देखा था कि दोस्तों यथासंभव या फिर यथाशक्ति अगर आता है तो अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन यथावत का शुद्ध रूप पूछा गया, यानी कि यथावत लिखा कैसे जाता है ये हमें बतानी है। तब आपका
बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, राधिका जी, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका तीसरा है। और यथावत जो लिखा जाता है दोस्तों वो कैसा लिखा जाता है, ये यथावत लिखा यानी कि गलत हो गया, ये यथवत लिखा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और उत्तर आपका जो हो जाएगा आर के वर्मा जी, क्या हो जाएगा 2 नंबर, है ना, 2 नंबर, यथावत बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी। और अगला क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी यानी कि 4 का उत्तर बताना है। पंचवटी मैंने आपको बताया भी था संदीप जी, क्या बताया था कि 5 बटों का समूह, यानी कि 5 वृक्षों का समूह। ठीक है, इसको याद रख लेंगे, है ना। आर श्री, जल्दी से बताना है 4 का उत्तर क्या होता है। और सभी लोग अगर पढ़ने में ध्यान देंगे तो बड़ा मजा आएगा दोस्तों। नाम तो मैं आपको सबसे लास्ट में सभी के नाम लूंगा, आप चिंता ना करें। और पंचवटी में जो समास है वो आपका हो जाएगा दोस्तों दिगु समास। दिगु समास यानी कि 4 नंबर, यानी कि दोस्तों यहां पर पंच आ रहा है और ये पंच क्या है, संख्यावाची है ना। और 5 बटों का समूह है तो हो जाता है दिगु समास। लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछा जाता दशानन में कौन सा समास है, तो दशानन यानी कि 10 हैं मुख जिसके, तो आपके सही हो जाता बहुब्रीहि समास। वहां पर भी 10 आ रहा था संख्यावाची, लेकिन बहुब्रीहि समास होता। लेकिन दोस्तों यहां पर आपका दिगु है, बहुब्रीहि समास हो जाता आपका दशानन में। ठीक है, माता पिता में आपका द्वंद्व समास होता और नील कमल में आपका कर्मधारय समास हो जाता। मतलब पहला पद दूसरे पद की अगर विशेषता बताए तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। आ, बड़ा आ यहां पर दिख रहा होगा, इससे कौन सा शब्द जो है उपसर्ग बना है, अमर्त, अवरण, आवरण या फिर अकारण। यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताना है। किरण गुप्ता जी, नेहा जी, 5 का उत्तर सभी लोग बताएंगे और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि अमर्त तो है नहीं, आवरण तो है नहीं, 2 तो आपके कट गए, और आकरण भी अकारण भी नहीं है, तो आ उपसर्ग आपका क्या हो जाता है, आ अलग है, भरण अलग है ना। तो 3 नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, सी नंबर राजेश जी। ठीक है, आवरण आपका बिल्कुल सही है। कमान का कौन सा सही विलोम है दोस्तों, कमान। आप लोग बोलते कि मैं कमान संभाल रहा हूं, मैं कमान संभाल रहा हूं सर, तो आप लोग कमान संभालो और मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को एसपीजी। कमान का जो विलोम होता है वो होता है तीर, और तीर कमान आप बोल देते हो, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं संधि का विलोम होता है विच्छेद, संधि का विलोम विच्छेद, वैसे ही तीर का कमान, तीर का विलोम कमान, कमान का विलोम क्या होता है, तीर, कमान का तीर। इस प्रकार से कमान का तीर और संधि का विलोम विच्छेद। तो इनको पढ़ते जाएं, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिफला बताना है, त्रिफला में कौन सा समास है दोस्तों। त्रिफला कर्मधारय हो जाएगा, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर दिगु समास हो जाएगा। तो त्रिफला में हमें देवेंद्र जी बताना है कि त्रिफला में कौन सा समास हो जाता है। और आपको पता भी है कि सर 3 फलों का क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। ठीक है, अंकिता सिंह जी प्रश्न क्रमांक 7 में त्रिफला दिया है और त्रिफला में आप क्या बता देते हो, दिगु समास, 3 फलों का समूह, है ना। जैसे हम बोले त्रिमास, त्रिमासिक, है ना, 3 मासों का समूह। ठीक है, और दिगु यहां पर आपका हो जाएगा 4 नंबर ममता जी, 4 नंबर दिगु समास बिल्कुल सही होगा। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, भक्ति रस, मैंने आपको कई बार बताया है कि रस संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। ठीक है, अब सबसे प्राचीन जो संप्रदाय रस संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो भरत मुनि माने जाते हैं। सबसे प्राचीन संप्रदाय भरत मुनि ने दिया है और उन्होंने दोस्तों सबसे पहले 8 रसों की चर्चा की है अपने दोस्तों ग्रंथ में। ठीक है, नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र इनका ग्रंथ है, सोनू मीना जी, किसका, भरत मुनि का, और उसमें 8 रसों की चर्चा की है। और यहां पर भक्ति रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है, तो विश्वास है, ईश्वर विषयक रति है, समर्पण है या फिर आस्था है। और दोस्तों आपको पता है कि भरत मुनि ने शांत रस नहीं माना और आगे चल के शांत रस भी रस की श्रेणी में आया और रसों की कुल संख्या 9 हो गई, और फिर भक्ति रस और श्रृंगार रस आ गया। और यहां पर ईश्वर विषयक जो रति होता है, रति मतलब प्रेम, इस ईश्वर विषयक जो प्रेम होता है, भक्ति होती है, वो भक्ति रस के अंतर्गत आता है। दोस्तों आपको पता है कि मीराबाई ने जो भक्ति की थी वो भक्ति रस के अंतर्गत आती है। इन्होंने दोस्तों श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना और श्री कृष्ण से ही प्रेम किया। वो जो प्रेम था, वो जो रति के भाव थे, वो दोस्तों भक्ति मानी जाती है, भक्ति का
क्या माना जाता है, स्थायी भाव माना जाता है, यानी कि ईश्वर विषयक रति। ठीक है, संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? आपको मैंने कई बार बताया है, ट्रिक भी बताया है कि अगर ऊपर बिंदी आ जाए, पहले शब्द के ऊपर बिंदी आ जाए, है ना, अम्म की, तो आप बता देना डायरेक्ट व्यंजन संधि, कोई ऑप्शन नहीं, व्यंजन संधि आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछ लिया गया, विच्छेद पूछ लिया गया, तो आप विच्छेद क्या बताओगे, समधन कल्प, है ना, समधन कल्प, यानी कि आपका जो एक नंबर है समधन कल्प बिल्कुल सही हो जाता है। आप सी ई नहीं लगाना, इस भी काट दो, ए भी काट दो, ए भी काट दो, समधन कल्प आपके ए नंबर बिल्कुल सही होगा और आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, किंकर के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। किंकर, और किंकर में फिर से आपका आ गया दोस्तों, क्या आ गया, बिंदी आ गई किंकर में, तो फिर से आप क्या लगाओगे, व्यंजन संधि लगाओगे। और किम का क्या हो जाएगा, किम यहां है किमकर, तो आपका किन नहीं होगा, ना किम होगा, है ना, और दोस्तों ना आपका किम धन कण होगा, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 10 में उषा जी, जितेंद्र जी, प्रश्न क्रमांक 10 में बताना है, और 10 में आपका सही हो जाता है किंकर, और किंकर का होता है दोस्तों, क्या होता है, किम धन कर, किम धन कर बराबर होती है आपकी व्यंजन संधि। एक ट्रिक याद रख लेना कि इस प्रकार से अगर पहले ही शब्द में बिंदी आ जाए तो आप व्यंजन संधि आंखें बंद करके लगा देना। इस प्रकार से संकल्प में पहले शब्द में बिंदी आ गई तो व्यंजन संधि आंखें बंद करके लगा देना। ठीक है, फिर लक्षण का शुद्ध रूप बताना है, कौन सा है, लक्षण, लाचन, लाचन या फिर लक्षण। तो लक्षण का शुद्ध रूप हमें चयन करके बताना है। तब यहां पर पायल राय जी, प्रश्न क्रमांक 11 का जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, रोज आपका 3:20 पर हिंदी दोस्तों हम पढ़ेंगे, हिंदी का अभ्यास करेंगे। आप जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतनी ज्यादा आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी, हिंदी में कैपेसिटी बढ़ेगी, हिंदी का ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, और लक्षण का होता है क्या, हम बोलते हैं कि एक भी लक्षण अच्छे नहीं है, है ना, बोले लक्षण सुधारो, लक्षण अच्छे लक्षण लाओ, इस प्रकार से बोलते ना, तो ये लक्षण जो है एक नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर, ए नंबर सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक शब्द क्या होगा, एक शब्द बताना है दोस्तों, जो हम पहली दूसरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, संजय जी, आशीष जी, जो बाद में अधिकारी बने इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी या फिर उत्तराधिकारी। तो देखो उत्तारा तो होता नहीं, ये भी आपका कट गया। अब इसमें आपको कंफ्यूज होगा, और उत्तरा भी नहीं होता, है ना, उत्तराधिकारी नहीं होता, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तराधिकारी। अब देखो इसमें क्या है, यहां पर लिखा है उत्तराधिकारी, करी लिखा है, शब्द को जो गौर से पढ़ना है, यहां पर करी लिखा है और यहां पर कारी लिखा है, तो उत्तराधिकारी यानी कि जो सी नंबर है, देखो कुछ लोगों ने एक बता दिया, एक नंबर। आप थोड़ा सा शब्द को देखो दोस्तों, यहां पर आ गया करी और यहां पर आया कारी, और हमें बताना है उत्तराधिकारी, है ना। तो 3 नंबर जिनने बताया उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिल्कुल सही बताया है आर के वर्मा, है ना, युगल जी, 3 नंबर है इसका। और 13 का उत्तर आपको बताना है राहुल उइके, 13 का बताएंगे, जिसने ऋण उतार दिया हो उसके लिए क्या कहा जाता है, ऋणी, उऋण या फिर अनऋण। दोस्तों आपको पता है जिसने ऋण लिया है उसे ऋणी कहा जाता है, तो पहला तो आपका वैसे ही कट जाता है। ठीक है, अब जिसने उतार दिया हो उसे उऋणी कहते हैं या उऋण कहते हैं, अनऋण भी आपका कट जाता है। अब 2 में से आपको 2 विकल्प है, 2 में से आपको चुन लेना है। प्रश्न क्रमांक 13 का, और 13 का लक्ष्मी जी जो आपका बिल्कुल सही आता है वो होता है उऋण, उऋण होता है दोस्तों, जिसने ऋण उतार दिया हो उसके लिए कहेंगे उऋण, यानी कि 3 नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल सही है राघवेंद्र जी, बहुत बढ़िया। फिर कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति बतानी है। कामदेव के लिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं व्यापम में, इसलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहना है, क्योंकि यहां गलती आपकी सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। अनंग मर्दन मनोज, अनंग मादन मनोज, अनंग मदन मनोज, अनग मर्दन मनोज। अब आप बताओ कि दोस्तों यहां पर अनंग अनंग आया है तो अनंग तो आ गया, मतलब अनंग तो हो गई। ठीक है, मनोज मनोज सब में आ गया है तो मनोज भी है। अब एक फंसी है, मर्दन होगा कि मदन होगा, एक आपकी फंस गई तो आपका होगा दोस्तों क्या, मदन। तो आपका जो उत्तर हो जाता है कि अनंग, मदन और मनोज, यानी कि आपका सही उत्तर क्या हो जाता है 3, सी नंबर आपका सही हो जाता है दोस्तों।
आप यहां पर सर्च करें कि अनंग अनंग सब में आ गया तो अनंग आपका हो गया, है ना। अब मर्दन ये आ रहा था तो आपका 3 नंबर, मनोज मनोज भी आ रहा था तो मनोज भी आपका हो जाता, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है राधिका वर्मा जी। नेक्स्ट आपको बताना है मोहन त्रासती मुख नटती आंखन सो लपटाती, है ना, एची छोड़ावती ईची कर आंगे आवती जाती। इसमें हमें बताना है रस कौन सा है। रस मोहन त्रासती मुख नटती आंखन सो लपटाती एची छुड़ावत ईची कर आंगे आवती जाती, इसमें कौन सा रस हो जाएगा। रस को पढ़ना है दोस्तों। रस बहुत ही दोस्तों कई बार पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न आपकी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और यहां पर आपका श्रृंगार रस हो जाता है। मोहन त्रासती मुख नटती, है ना, आंखन सो लपटाती और एची छुड़ावत ईची कर आंगे आवती जाते। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं दोस्तों। क्या होता है श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। आपको पता है कि जब सीता जी का हरण हुआ, सीता जी का जब हरण हुआ तो राम जी ने कहा था कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी कि राम जी क्या पूछ रहे थे, खग और मृगों से पूछ रहे थे कि सीता जी कहां हैं, आप बताइए आपने देखी है क्या। यानी कि ये वियोग की दशा थी, किसकी, राम की, तो ये वियोग श्रृंगार हो जाता। लेकिन आपसे एक और उदाहरण दिया जाता कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई याते सब सुध भूल गई कर टेक रही पल टारत नहीं। मतलब राम को रूप देख के जानकी सब सुध बुध भूल गई। तो यहां पर दोस्तों आपका संयोग श्रृंगार हो जाता है। ये संयोग और वियोग श्रृंगार आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। घर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों का पंक्ति को चुनना है। घर जिसमें आप रहते हो घर वो बतानी है। सदन निकतन गेह, सदन निकतन गेह, तो आपको एक चीज तो पता है दोस्तों कि घर को निकेतन कहा जाता है, एक शब्द है गेह भी कहा जाता है। तो आपकी 2 चीजें क्लियर हो जाती हैं कि निकेतन कहा जाता है, गेह कहा जाता है और सदन कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, तो ये जो आपका 2 नंबर है, सदन कहा जाता है घर को, निकेतन कहा जाता है घर को, गेह भी कहा जाता है घर को। यानी कि घर के पर्यायवाची सदन भी हो जाएगा, निकेतन भी हो जाएगा और गेह भी हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो 2 नंबर है आपका बी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हिंदी में उतना ज्यादा आपकी हिंदी में पकड़ आएगी। अंत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, अंत प्रत्यय। और प्रत्यय आपको याद रख लेना है। हमेशा कई बार होता है क्या है कि प्रत्यय पूछा गया, कुछ लोग उपसर्ग लगा के आ जाते हैं। तो प्रत्यय मानसिकता बनाओ कि प्रत्यय दोस्तों बाद में लगता है संजय जी और उपसर्ग लगता है शब्द के पहले। और यहां पर अंत प्रत्यय से बना शब्द बताना है तो दोस्तों अंत से क्या हो जाएगा, अंतः नहीं होगा, है ना, अंतरंग नहीं होगा, अंतिम नहीं होगा, इसमें कोई अंत प्रत्यय नहीं आ रहा। रटंत में कर दो तो रट धन अंत बराबर हो जाता है रटंत, रटंत। तो दोस्तों रट एक शब्द है, अंत भी आपका प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा रटंत, है ना। आप रटंत लेते हो तो अंत में उच्चारण होता अंत, अंत, है ना। तो इस पे रटंत आपका सही होगा। करुण का कौन सा सही विलोम शब्द है, करुण का। सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, रोज 3:20 पर अपनी हिंदी की क्लास होती है ना। रात्रि 11 बजे जीके का डोज होता है तो जरूर पढ़ें। और करुण का जो सही विलोम शब्द है निष्ठुर, निष्ठुर, निष्ठुर या फिर निष्ठुर, करुण का बताना है और विलोम बताना है। हम क्या करते हैं, किसी के प्रति करुणा, करुणा दर्शाते हैं, है ना। और कोई कोई व्यक्ति क्या करता है, बड़ा निष्ठुर होता है। और निष्ठुर जो हम करते हैं दोस्तों, तो निष्ठुर इस प्रकार से लिखा जाता है, ना कि इस प्रकार से, ना स्ठुर और ना निष्ठुर, है ना। निष्ठुर इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी 2 नंबर। बी नंबर बिल्कुल सही बताया बिकलेश जी, है ना, और यतेंद्र कुमार सिंह जी। ठीक है, अब आपको बताना है इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती, इसमें कौन सा अलंकार है। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास, उपमा अलंकार, ये 4 विकल्प हैं दोस्तों। यहां पर आपका आया है करुण, यहां पर आया कलित, है ना, हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती। अब आपको दोस्तों यहां पर चयन करना है कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और 19 का आपका सही होगा अनुप्रास। मैंने आपको अनुप्रास कई बार पढ़ाया है दोस्तों कि जब हम अनुप्रास पढ़ते हैं
तो एक ही वर्ण की अगर बार बार आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो जाए तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और यहां पर का और का वर्ण की क्या हो गई, बार बार आवृत्ति हो गई, तो हमने लगा दिया अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जो सभी से बना होगा सभी ने बिल्कुल सही बताया है। फिर आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का कि देख दोपहरी घाम की छाहो चाहत छां है में कौन सा अलंकार है। देखी दोपहरी घाम की छाहो चाहती छां है, इसमें बताना है कौन सी श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर उपमा अलंकार। मैंने दोस्तों आपको अलंकार का वीडियो दिया है ना, वीडियो दिया है, आपने शायद अलंकार नहीं देखा होगा लेकिन जरूर देखें। अजय यादव, राहुल उइके जी, इसमें आपका हो जाएगा कौन सा, अनुप्रास फिर हो जाएगा। कैसे आपने पढ़ा है कि दा फिर आया और फिर दा आया, दा दा की फिर आवृत्ति हो गई और आपने बता दिया कि सर इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास सभी लोगों ने बताया है, संजय, विक्रम जी, नेहा जी, नीरज, विजय जी, सोनू जी, संजय जी, उषा सेन जी, प्रतीक्षा जी, संजय गुर्जर, रविता जी, अंश जी, दीपक, योगेंद्र जी, है ना, भवन जी, किरण जी, रमन जी, आशीष जी, विजय जी, राज जी, कपाड़िया, है ना, राधिका जी, ओम प्रकाश जी, गीतांजलि, अमृता जी, रविता जी, पिंकी जी, संजय जी, राजपूत, राहुल उइके जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। बढ़िया तरीके से आप लोगों ने अध्ययन किया है। सोनू मीना, महेंद्र जी, योगेंद्र जी, ठीक है, पायल राय जी, कल्लू, अशोक जाटव जी, है ना, और दोस्तों विनय जी, किरण, रविता जी, उषा जी, पायल जी और एस श्री जी, ठीक है, पिंकी जी, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने बताया है ना। और अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता हो तो अपन लास्ट में एक 5 मिनट का सेशन आपके लिए रखते हैं कि कोई प्रश्न आपको डाउटफुल लग रहा है या कहीं डाउट लग रहा है तो आप लास्ट में प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर इस प्रश्न में हमें डाउट है। ठीक है, और आर के वर्मा, ठीक है, संजय जी, किरण, आशीष जी, रोज 3:20 पर यथावत क्लास हिंदी की होगी, रात्रि 11 बजे जीके का डोज होगा। तो पढ़ते रहें, मस्ती से अभ्यास करते रहें। ठीक है, और ममता, ओमी, भगत जी, योगेंद्र जी, अशोक जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। संजय और रंजू, कार्तिक जी, आनंद जी, राजेश जी, एस श्री, ठीक है, और राज कपाड़िया जी, भवन जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। मैं चाहता हूं कि सभी लोगों के नाम ले, प्रेम सिंह जी, है ना, सभी मेरे साथी हैं, सभी मेरे स्टूडेंट हैं दोस्तों, और इसी प्रकार से पढ़ते रहें। और अगर ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो 9098609291 ये आपका व्हाट्सअप नंबर है। और दोस्तों आप टेलीग्राम, रमन जी, टेलीग्राम जरूर डाउनलोड करें। अपना एक टेलीग्राम है जिसमें लगभग 350 से ऊपर स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, जहां पर दोस्तों आपको पीडीएफ मिलती है, टेस्ट सीरीज होती है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ें। टेलीग्राम आपका दोस्तों क्या है, आपका एक व्हाट्सएप जैसा ही है टेलीग्राम, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ सकते हैं और पूर्णतः सिक्योरिटी रहती है टेलीग्राम में। तो आप लोग जुड़ें। युगल जी, है ना, युगल जी नए हैं, आर के वर्मा जी नए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और टाइम टेबल आपका दोस्तों जो लाइव क्लास अपनी होती है वो 3:20 पर हिंदी पढ़ते हैं, 11 बजे क्या पढ़ते हैं हम, एमपी जी के पढ़ता है। और जो वीडियो है दिन भर बहुत सारे वीडियो आपकी आते रहते हैं। सुबह 6 बजे आपका करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, रोज का करंट अफेयर्स, वो जरूर देखें। ठीक है, फिर 8 साढ़े 8 बजे एमपी जी की एक क्लास आती है जिसमें मैराथन क्लास आपकी 1-2 घंटे की रहती है। तो इन क्लासों को सभी लोग देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा है और रोज यथावत इसी समय पर लगेगा। टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है, इसमें आप मैसेज करेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। तो अमृता गौतम जी, ठीक है, सभी को धन्यवाद। आज के लिए शिवानी दुबे जी, सभी को जय हिंद।